Now, the next topic which we'll be taking is internal resistance of a cell. देखो, where does this topic have a relation? We drew the diagram for a cell, ठीक है, like this. सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था, इसके अंदर ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। तो क्या हुआ था, ड्यू टू ए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन फोर्स, इसमें के पूरे पॉजिटिव चार्जेस इधर डेवलप वो चल जाना शुरू हो गए थे, पॉजिटिव चार्जेस। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर पूरे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए और यहाँ नेगेटिव सिमिलरली, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इसके अंदर, इसको कुछ ई या ई पी कुछ नाम दिए थे। तो जबकि हमारा सेल कुछ ऐसा करता है, ठीक है। तो जब वहां पर टर्म हमने पढ़ा था कि ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो इसमें से ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होता था पोटेंशियल डिफरेंस से, जबकि दोनों की यूनिट वी थी, वोल्ट्स। द रीजन बिहाइंड इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। रेजिस्टेंस है तो आर होगा ही होगा, स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जा रहा है कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल कर रहा है, जो कि इंटरनली उसके खुद के बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के कारण भी क्या होता है ना, ईएमएफ जो है पूरा सर्किट के अंदर का कंप्लीट कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग इनसाइड द सेल आल्सो, बट जो आउटसाइड में पोटेंशियल देता है वो उसके बराबर नहीं होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक बेसिक आइडिया आ गया होगा, अब हम उसके वैल्यू डिराइव करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंटरनल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, this is the definition for internal resistance, the resistance offered by the electrolyte inside the cell to the flow of charges is called internal resistance of a cell. बेसिकली वो चार्जेस कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं क्या सेल के अंदर, नहीं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो होते हैं आयंस, ठीक है। तो चार्जेस इसीलिए हमने बोल दिया। द सेल टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसका यूनिट भी रेजिस्टेंस है भाई, तो इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा, ओम्स ही होगा, ठीक है, ओम्स होगा। नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं समझने के, तब जाके हम समझेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है क्यों करता है। हम लोग इसके ऊपर जो फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे उसमें एक और टर्म आएगा कि एरिया के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि कॉमन एरिया कितना है करके, ठीक है। तो फास्ट गिव द हेडिंग एज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल आर, पहला R. Small r is directly proportional to distance between the electrodes. Distance between the electrodes, भाई वो सेल वेल का डायग्राम याद आ जाएगा, ऐसे दो टोक इलेक्ट्रोड डले होते थे जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भिगो दिए जाते थे, है ना, ठीक। उसके बाद यहाँ से कुछ कुछ ब्रिज विज बनाते थे, दुनिया जान के आइंस्टीन ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। हम लोग यहाँ फिजिकल कंसेप्ट से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड ज्यादा दूर होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आयंस को ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई उतना ज्यादा उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जस्ट सेम एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डिस्टेंस ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक, एज सिंपल एज दैट। आगे जाते हैं, नेक्स्ट फैक्टर सेकेंड, R is inversely proportional to A। अब ये A यहां पर क्या है, A is
area of electrode dipped, D-I-P-P-E-D, dipped in the electrolyte. ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर जो मैंने डायग्राम दिखाया था, तो मेरे पास अगर बीकर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को डाला तो उसका कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये भी क्यों डिपेंड करता होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर गौर फरमाएंगे तो, इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो ए केमिकल एजेंट एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो, तो इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ज्यादा सरफेस एरिया अगर मेरे को मिलेगा तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा एंड देयरफॉर इट विल रिलीज और अट्रैक्ट आयंस मोर रैपिडली। ओके, ये होगा कि नहीं होगा, इसीलिए एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इलेक्ट्रोड को डिबो दूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा ऑप्टिमम हो जाएगा, उतना तेजी से बढ़ता जाएगा, उसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, R is directly proportional to concentration of electrolyte। देखो भाई, ये थोड़ा कंट्राडिक्टिंग टाइप का टर्म मतलब रिलेशन है। कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोर कंसंट्रेटेड होगा तो मींस मोर आयंस मेरे को मिलेंगे, तो उस हिसाब से तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना। बट यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है ये समझो। डोमिनेंट फैक्टर ये होता है कि ज्यादा आयंस हो गए वहां पर, और जब एक आयन को ट्रैवल करना है तो वो ज्यादा भीड़ से ट्रैवल करेगा और उसके बीच में जो कोलिजन होंगी वो मोर डोमिनेंट होंगी, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से आर जो होता है ना बढ़ता है। हम मोर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट बनाते जाएंगे, एक वैल्यू तक देखो, एक ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए कि मेरे को इतने आयंस चाहिए, उसके बाद अगर ऊपर बढ़ाते हैं तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को फिर से कम ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं। ओके, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसके हिसाब से, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन है R, that is internal resistance of the cell, is also inversely proportional to temperature। भाई ये देख, यहां पर थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो जाता है, किसके ऊपर, कैपिटल आर, जहां तक मेरे को याद है अभी थोड़ी देर पहले तक कैपिटल आर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, वेयर एज इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कम हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सेल के अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट ही है ना। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। ठीक है, आयन मोबिलाइजेशन फास्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, आकृति पॉज। सो रिलेशन बिटवीन, वी नाउ यू हैव टू डिराइव, अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता पड़ गया है स्मॉल आर, अब हम स्मॉल आर ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच का रिलेशन हमको डिराइव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, there is more than 80% chance you will get a numerical related to this topic or the formula in your final paper। ठीक है, तो let us consider, अब देखो एक नया टर्म आ गया मेरे पास, उसका सिंबल भी आएगा। जब भी हम सेल बनाएंगे तो अब हम सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से शो करेंगे, ये दिस कंप्लीटली कंप्राइजेस आवर सेल नाउ। अभी तक हम लोग सेल ऐसे शो करते थे, तो जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम इसके पहले पढ़े हैं, इट डज नॉट मीन कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं जानते थे, इट मींस वी वर निग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस टिल नाउ। अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेल ओवर हियर, एक्सटर्नल सर्किट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेल ये बनाया मैंने, सेल बैटरी सोर्स है, तो एक्सटर्नल सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R है। इसके बाद यहाँ पर एक स्विच वगैरह लगा देते हैं, सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, सेल जो इंटरनल ईएमएफ देगा, सेल का ईएमएफ E, ठीक है, ईएमएफ E, ईएमएफ को क्या बोल सकते हैं हम, इस बैटरी के साथ शो कर सकते हैं, और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो ईएमएफ में बैटरी के साथ शो कर देता हूँ, सेल के सिंबल के साथ, और उसका रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ में ही शो होगा। ठीक है, सीरीज में R ऐसे।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। जो मेरे को बैटरी के बाहर पोटेंशियल मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, वो ऐसा करके हमको मिलेगा, ठीक है। V मतलब जो सेल मेरे को बाहर पोटेंशियल डिफरेंस देगा वो कितना दे रहा है, V। ओके, नाउ इसमें से करंट जो फ्लो होगा ऐसे करके कुछ फ्लो होगा, देखो I, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मेरा पूरा सेल है। अब मेरा सेल का नोटेशन कैसा हो गया, ए सेल नोटेशन अलोंग विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विथ इट, ठीक है। ओके, चलो लेट स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। एक सिंपल फॉर्मूला पता था, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर पता था, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, यहां से हम निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। तो डू नॉट राइट दिस इनटू योर डेरिवेशन, बट I इज इक्वल टू क्या होगा, E V बाई आर। अब यहां पर जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की, मतलब ईएमएफ आएगा, तो V की जगह मैं क्या लिखूंगा, ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा E, और टोटल रेजिस्टेंस क्या, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों, तो R प्लस R आ जाएगा। ये मेरा आ जाएगा करंट का वैल्यू। यहाँ पर जब तक हम R निगलेक्ट कर रहे थे तो E की जगह V लिखते थे ओम्स लॉ में, ठीक है, समझ आ गया, रिलेशन बैठ पा रहा है, कहां से आई, ठीक। अब यहाँ से क्या करो, I को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R प्लस स्मॉल r, ओके, है ना। एक इसको इक्वेशन ले लेना, और हाँ इसको 1 ले लेना, आगे यूज आएगा तो इसको कुछ लेंगे। इसके बाद अब हमको रिकॉल करना है ओम्स लॉ फ्रॉम OHMS लॉ। क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर बोलता है भाई, वो V इज इक्वल टू आई आर। यहां से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आर, ऑल पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। इसको एक इक्वेशन ले लो 2, ठीक है, इसको एक इक्वेशन ले लो। अच्छा इसको लेना पड़ेगा एक इक्वेशन, लेट अस टेक दिस वन एज 1, दिस वन एज 2 एंड दिस वन एज 3, ठीक है। अब 1 और 3 में देखो I कॉमन है, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, इक्वेट कर सकते हैं, वही काम करेंगे। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 एंड 3, ये भी I है ये भी I है, तो V बाई आर इज इक्वल टू E बाई स्मॉल r प्लस r। ये समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या क्या बच रहा है देखते हैं, ठीक है। V इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू E इंटू आर, ये आएगा, ठीक है। अब यहां से स्मॉल r के लिए सॉल्व कर दो भाई, स्मॉल r के लिए सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, वी आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई आर, स्मॉल r है, इसको उधर ले जा लेते हैं, वी आर इज इक्वल टू ई आर माइनस वी आर, आर है, कितना हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू, इसमें से r कॉमन, e माइनस वी बाई वी, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ आया सबको, कॉमन निकाल दिए इसमें से r को, तो e माइनस वी, ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस v, ये 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, कमी छोटी बड़ी ही आएगी, छोटी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि e हमेशा बड़ा है, v छोटा है, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा भाई, और ये v है, ओके। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है, e माइनस वी बाई वी, इसके बाद जस्ट टेकिंग आउट, पुटिंग v अंडर बोथ, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, r इज इक्वल टू हो जाएगा, b कॉमन निकाल देना है, r इंटू e बाई वी माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बोलो लिख सकता है नहीं, v दोनों के नीचे लेगा तो e बाई वी माइनस 1, एक ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज ए फॉर्मूला वी नीड टू मेमोराइज, रिलेशन है, स्मॉल r इज इक्वल टू r इंटू e बाई वी माइनस 1, ठीक है, एक ये रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे जैसे हम कंडक्टर में लेंथ, अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ता है तो पोटेंशियल क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से याद करो, अगर लेंथ बढ़ता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होते जाता है ना, एक कंडक्टर
इसका लेंथ बढ़ता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता जाता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आगे लिखते हैं, फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल of a conductor with length, fall in potential of a conductor with length। ठीक है, आगे E minus V is equals to I into R minus R, सॉरी प्लस R माइनस IR। अब ये कहां से आ रहा है, देखो इसको हम लोग आगे जब किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। V इज इक्वल टू IR ही लिखा हूं और कुछ नहीं लिखा हूं। देखो E क्या है, E EMF, अच्छा ये कैपिटल ई लिखना, कर्सिव वाला E क्या है, EMF ऑफ द सेल। ठीक है, EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही वाली वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करो V इज इक्वल टू IR से। देखो देखो कैसे हो रहा है। टोटल EMF जो कि सेल दे रहा है, ठीक है, सेल दे रहा है वो E है माइनस V। ठीक है, इससे क्या मिलेगा भाई, रेजिस्टेंस कितना खा रहा है वो वाला पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर क्या हो रहा है, I इंटू आर प्लस आर, ये टोटल करंट था सर्किट के अंदर और टोटल रेजिस्टेंस माइनस जितना पोटेंशियल डिफरेंस बाहर का है। तो इंटर्न आई हैव नथिंग रिटर्न, आई हैव रिटर्न व्हाट, V इज इक्वल टू IR ही लिखा हूं। ठीक है, तो फॉल इन पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर विद द लेंथ, और इसके नीचे एक स्टेटमेंट ऐड करना, फॉल इन पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको बाजू में लिख के कंपेयरिंग करके लिख लेना, कंपेयरिंग विथ, और इसके नीचे एक लाइन ऐड करना, फॉल इन पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, फॉल इन पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ IR बच जाएगा भाई यहाँ पर। तो कितना बचेगा, E माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर बचेगा कि IR प्लस IR माइनस IR, बड़ा IR वाला IR का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा IR। ठीक है, बस इसको अरेंज करके लिख दो, आपका फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू V प्लस IR। अगर हमको V के टर्म्स में लिखना है तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये फॉर्मूला यूजुअली सब याद रखते हैं और मैक्सिमम यूज होता है। V इज इक्वल टू E माइनस IR, E EMF ऑफ द सेल टोटल माइनस IR। ये IR क्या है, देखो V इज इक्वल टू IR होता है ना, V इज इक्वल टू IR होता है ना, ये वो वाला IR है जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जा रहा है, उसको मैंने E में से माइनस कर दिया, तो मेरे को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। और भाई एक और हमको पता है, E जो होता है हमेशा V से बड़ा होता है। ठीक है, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि E में से कुछ भी वैल्यू मैं माइनस करूंगा, ठीक है, तो वो नियरली इक्वल टू V आ सकता है, उससे कम कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो वेयर लिख लेना, वेयर V जो होगा लेस देन और इक्वल टू E आएगा। भाई EMF ऑफ द सेल से V कभी बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल जरूर हो जाएगा इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल टोटल तरह से खत्म हो गया हो तब। आकृति पॉज द वीडियो रिकॉर्डिंग। सी फॉर ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके अंदर जब शुरू किया तो उसके अंदर हमारे लिए फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ था, अगर हम ये नहीं डालते हैं तो इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर मैं ये नहीं डालता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, K इज इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो भी हम यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाई के, तो मेरा फॉर्मूला यहां पर कितना हो जाएगा बाई के होगा, हाँ ये तो ठीक है, हाँ, और एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर पाऊंगा मैं, अगर मेरे को एप्सिलॉन निकालना है तो के हो जाएगा। तो भाई
ये पुट कर सकता हूं मैं वहां पर, क्योंकि मेरे को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं दिया है, ऑफ द मीडियम दिया हुआ है, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आई कैन राइट डाउन एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब तो यहां से फॉर्मूला को देख करके मेरे को दो चीज समझ आता है, कैपेसिटेंस अगर मेरे को बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए बढ़ा सकता हूँ, डी कम कर सकता हूँ, एप्सिलॉन बढ़ा सकता हूँ। अब वहां पर बोला है फॉर सेफ्टी वी वुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मैं ज्यादा यूज ना करूंगा, उसको सिर्फ 10% तक रखूंगा। तो मेरे पास एक पैरामीटर दिया हुआ है, आई हैव टू नॉट इंक्रीज इट बियॉन्ड 10%, ठीक है। तो और मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज जो उसमें से जाएगा वो दिया, तो कितना दिया हुआ है, 1 केवी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट, इससे ज्यादा ऊपर मेरे को नहीं लेना है। तो अब हम गिवन डेटा यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ये याद आ गया होगा, ठीक है। अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है। गिवन इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला परमिसिबल वोल्टेज, परमिसिबल करके भी लिख देना, सिबल V इज इक्वल टू 1 kV इज इक्वल टू 10 का पावर 3 वोल्ट, 10 का पावर 3 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब मैक्सिमम परमिसिबल फील्ड जो उसमें से जाएगा, हाँ, कितना दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 का पावर 7 दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 10 का पावर 7 दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर। इसमें से मेरे को कितना यूज करना है, सिर्फ उसका 10%, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, नॉट टू एक्सीड 10% ऑफ इट्स, फॉर सेफ्टी we would like that electric field never to exceed 10% of dielectric strength, what minimum area of plate is required, ठीक है। तो 10% ऑफ 10% कैसे निकालते हैं, एक डेसिमल आगे चले जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना दिया है, तो मैक्सिमम परमिसिबल फील्ड इज इक्वल टू होगा 10% ऑफ 10 का पावर 7 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 10%, मतलब क्या होता है, एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें एक पावर कम हो जाएगा, 6 वोल्ट पर मीटर। इतना क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं। इसके ऊपर 10% छोड़ के रखें फॉर फ्लक्चुएशन पर्पस, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब मिनिमम सेपरेशन डी रिक्वायर्ड बिटवीन द प्लेट्स, E इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, याद है। इज इक्वल टू हम क्या लेते थे, V बाई D, जहां पर D क्या है, सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसको D लेते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर V, तो E इज इक्वल टू V बाई D बोल सकते हैं, ठीक है। यहां से D इज इक्वल टू कितना आएगा, V बाई E, यहाँ से D इज इक्वल टू V बाई E आएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला V पता है हमको, सॉरी ये E है और V पता है मेरे को, ये दिया हुआ है। तो V कितना है, 10 का पावर 3, SI में है, ये भी SI में है, 10 का पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 बचेगा, काय में, मीटर में, SI में है तो मीटर में बचेगा। ये D मिल गया, कहाँ पुट करने के लिए, ये फॉर्मूला में पुट करने के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट नहीं था तो क्या निकाले, एप्सिलॉन नॉट के A बाई D करके, ठीक है। देखो कैपेसिटेंस पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, और डी पता पड़ गया, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट। अब क्या निकालना है भाई, ए निकालना है, एरिया ऑफ कितना यूज करना पड़ेगा यही निकालना है मेरे को, ठीक है। तो सिंस ये फॉर्मूला अभी हम जो लिखे थे वहां से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट के, सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। कैपेसिटेंस कितने का कैपेसिटर बनाना है, 1 के, हाँ लास्ट में दिया हुआ है, मिनिमम पीरियड टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ
50 पिको फैराड, पिको का बोलने से मतलब क्या होता है, 10 का पावर -12, शायद उस दिन हमारे बायो वाले सर भी पूछ रहे थे, नहीं 11, 50 पिको फैराड, ये कैप यहाँ पर लिख लेना गिवन में ही, ठीक है। C इज इक्वल टू 50